हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। एंड सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम है जी। सबको बहुत बहुत वेलकम है जी। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड रेनी गुड मॉर्निंग है जी आज की। बहुत ही मजेदार ब्यूटीफुल रेनी वाली गुड मॉर्निंग है जी आज। निखिल, डिम्पल, दीपक, विवेक यादव, श्रेष्ठा, निखिल, आई एम वेरी मच फाइन बेटा। लक्ष्य गुप्ता, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। रुपेश, सबको बहुत बहुत बढ़िया वाली गुड मॉर्निंग है जी। सारिका, यूवी, इंसान, पलक चावला, राधा गौर, आई एम वेरी मच फाइन। राघव गुप्ता, राहुल साहू, हर्ष कुमार, और बेटा सब लोग उसके अलावा राघव, हर्ष कुमार, सौरभ, लक्ष्य, निखिल, करण, फलक, मानसी, फलक, आई एम वेरी मच फाइन बेटा। धैर्य, शिलविल, बहुत बढ़िया। हर्ष, कंस मामा गुड मॉर्निंग। हर्ष कुमार गुड मॉर्निंग बेटा। नवीन, अंशु, कशिश, सारिका, रुपेश, कृतिका, वैशाली अग्रवाल, रुपेश गुप्ता, सबको बेटा बहुत बहुत बढ़िया वाली गुड मॉर्निंग। कृतिका शुक्ला, योग्यता यादव, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी आप सबको। और सुशांत, वैशाली, वंदना, कुलदीप, बेटा बाहर मौसम हो रहा है एक नंबर का बढ़िया, एकदम बहुत तेज वाली बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। लक्षिता गुड मॉर्निंग है जी। अद्वन, सबको बेटा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। मानसी, आई एम वेरी मच फाइन एंड हैप्पी एज यूजुअल, हमेशा की तरह। बेटा हर्ष कंसल, मजाक ना उड़ाएं तो क्या उड़ाएं। मौसम बेईमान है और आपको और मैम को लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। बेटा ये सब शौक शादी से पहले के होते हैं। बेटा टेस्ट में सबका देख चुका हूं, टेस्ट में सबका देख चुका हूं, अभी वो चेकिंग प्रोसेस चालू है और शुरू हो जाएगा जी। हाँ जी, आज सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर शुरू करना है। अब सुनो जरा हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, अब सुन लो जरा कहानी सुन लो। हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ बिजनेस सप्लाई, चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है जी, वो चैप्टर नंबर 2 में थ्योरी ऑफ डिमांड भी है, सप्लाई भी है और कंज्यूमर बिहेवियर भी है, जिसमें से हम लोग डिमांड वाला पार्ट अपना कर चुके हैं। ठीक है जी, डिमांड वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हमें सप्लाई शुरू करना है, लेकिन सप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, अपना डिमांड वाला यूनिट, पूरा डिमांड यूनिट रिवाइज करेंगे। आ जाओ जी फटाफट से, आओ जी, आओ फटाफट से हम डिमांड वाला पूरा यूनिट याद करेंगे जी, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ साथ प्लीज अब रिवाइज करना शुरू कर दो और चैट कर दो जी बंद। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और अपने डाउट्स मार्क कर लो। मैं सबको ही पूरा डिमांड का चैप्टर रिवाइज करा के जब एमसीक्यू लूंगा तो उस एमसीक्यू के अंदर मैं सारे आपके डाउट्स ले लूंगा, आप मार्क करते चले जाओ। आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ, मैं आपको पूरे का पूरा डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर वाले यूनिट में से डिमांड आपको रिवाइज करा रहा हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजायर, वांट और डिमांड में अगर हम डिफरेंस देखें, डिजायर का मतलब है जो औकात से चीजें बाहर है, जो हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर। वांट का मतलब विच यू आर विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय इज कॉल्ड एज वांट। और डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन
डिमांड में क्या फर्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन प्राइस का क्या मतलब होता है, चेंज इन डिमांड का क्या मतलब होता है? व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड पे फर्क डालते हैं? और ये जो फैक्टर हमने यहाँ पे लिखे हैं ये वो फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड पे और मार्केट डिमांड पे दोनों पे फर्क डालते हैं। कौन से फैक्टर हैं जी? प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड को कुछ और भी फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट फैसिलिटीज। उसके बाद हमने टॉपिक किया था जी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल का सिंपल सा मतलब है जब हम प्राइस और डिमांड के डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। लेकिन जब हम प्राइस और डिमांड के डेटा को एक कर्व की फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन, डिमांड कर्व मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो डिमांड शेड्यूल दो हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल का, एक मार्केट का। इंडिविजुअल का मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा दिखाना, टेबल की फॉर्म में डेटा दिखाना, लेकिन किसका? इंडिविजुअल का। प्राइस और डिमांड के डेटा को दिखाना टेबल की फॉर्म में, लेकिन इंडिविजुअल का। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है? टेबल की फॉर्म में डेटा दिखाना, प्राइस और डिमांड के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाना, लेकिन किसके? पूरी की पूरी मार्केट के। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। सिमिलरली डिमांड कर्व होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ की फॉर्म में दिखाना प्राइस और डिमांड के डेटा को। जब मैं इंडिविजुअल के ग्राफ को बनाता हूं दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, लेकिन जब पूरे मार्केट के ग्राफ को बनाता हूं दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है जी लॉ ऑफ डिमांड। हमें क्या बोलता था? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सारे फैक्टर को कांस्टेंट रख दिया जाए। अगर हम प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड होता क्यों? मतलब ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, न्यू कस्टमर्स और डिफरेंट यूजेस की वजह से लॉ ऑफ डिमांड होता है जी। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता? मतलब जहां पे प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ेगी नहीं। कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिवन गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, नॉर्मल नेसेसिटीज और स्पेकुलेटिव गुड्स। बात एक ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आता है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज। मतलब मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है? जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसको हम बोलते हैं जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और उस केस में आपका डिमांड कर्व जो है सेम रहता है, उसके अंदर मूवमेंट आती है या तो ऊपर या नीचे। तो जब भी डिमांड में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइजेस, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और उसकी वजह से जो डिमांड कर्व में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। उसमें दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम होना। शिफ्ट ऑन द अदर हैंड, शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब होता है हमारा डिमांड कर्व पूरे का पूरा शिफ्ट हो गया या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। और शिफ्ट कब होता है? जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। उसकी वजह से जो कर्व में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट। या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा इन केस ऑफ इंक्रीज या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इन केस ऑफ डिक्रीज। नेक्स्ट हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर, या फिर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन एनी फैक्टर। किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है, किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तीन टाइप की हो सकती है, प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस का मतलब होता है डिमांड में चेंज आया
चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इनकम का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के हमारे 4 मेथड्स थे और वो 4 मेथड है परसेंटेज मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। परसेंटेज, आर्क, पॉइंट और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आर्क इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला लगता है जी? Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू में P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। पॉइंट इलास्टिसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी भी डिमांड कर्व की पॉइंट इलास्टिसिटी की इस पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी है तो आप लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट को डिवाइड करोगे। और ये मेथड कब यूज होता है? व्हेन देयर इज वेरी इनसिग्निफिकेंट चेंज। मतलब इनसिग्निफिकेंट चेंज का क्या मतलब है कि जब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आया वो बहुत कम आया कि वो कैलकुलेटर से जब निकालोगे तो वो आपका पॉइंट के बाद ही चेंज आया, ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। डिमांड में जो चेंज आया बहुत कम चेंज आया, तो ऐसे केसेस में हम कोई और फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जी? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट लगाते हैं और कुछ नहीं करते हम लोग। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि पॉइंट इलास्टिसिटी कब इस्तेमाल होगा? जब चेंज जो होगा वो बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट या बहुत ज्यादा कम चेंज होता है तो पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड लगाया जाता है। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या बोलता है कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाएं, ऐसे दुनिया में कौन कितने लोग होते हैं जो आपके सेम दिशा में जाते हैं? दैट इज लेस देन वन, तो इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1 इनइलास्टिक। अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए यानी दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो तो इलास्टिसिटी होगी मोर देन 1, दैट इज इलास्टिक। एंड टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज ना आए, प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो डिमांड कैसी रहेगी? इलास्टिक। इसके जब मैंने बहुत रिसर्च की, जो हमारा एक एग्जांपल रह गया था, इस पे जब मैंने अपनी रिसर्च की काफी, तो रिसर्च करने के बाद सामने ये आया कि हमें जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें परसेंटेज मेथड से नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे ये मेथड फेल हो जाता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ट्राई किया लेकिन जो उनका ये मेथड था ये फेल हो गया। तो आर्क इलास्टिसिटी से मेथड जो है हमारा, वहां पे ये रिलेशनशिप हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आपको इस रिलेशनशिप को प्रूफ करना है तो आप परसेंटेज की जगह इस फॉर्मूले में आर्क इलास्टिसिटी लगाएं तो आपका मेथड जो है, आपका जो आंसर है वो प्रूफ हो जाएगा। और बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च किया, मैंने भी किया, तो मुझे ये समझ में आया कि मतलब पहले हम लोग परसेंटेज मेथड में ज्यादा इसकी रिसर्च में जाते नहीं थे, बस आपको बता दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन हमने जब इसको रिसर्च किया तो रिसर्च के सामने रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति, इकोनॉमिस्ट है, जिसने 1930 में रिसर्च किया था और ऑलरेडी ये रिसर्च आइटम है कि परसेंटेज मेथड में ये जो हमारा क्या बोलते हैं मैचिंग है, ये मैचिंग जो है हमारी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाना चाहिए। इसके पीछे मैथ्स पूरी बेस्ड है जो हमने ट्राई किया। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी के आंसर कितने आ सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इंफिनिटी, या तो 0 होगा या लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इंफिनिटी। 0 का मतलब क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक। लेस देन 1 का मतलब क्या है? डिमांड इज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी इनइलास्टिक। इक्वल टू 1 का क्या आंसर है जी? इक्वल टू 1 का आंसर होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन 1 का क्या आंसर है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इन्फिनिटी का क्या मतलब है? इन्फिनिटी का क्या मतलब है जी? इन्फिनिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। और वीडियो 1 मिनट के लिए भी पॉज नहीं हुई थी, आपके यहाँ पे एंड पे हुआ, हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा था मेथड। उसके बाद हमने बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है, यानी इलास्टिसिटी या तो ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, पोजीशन ऑफ कमोडिटी के बजट में, नीड ऑफ दैट कमोडिटी, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ यूजेस, कंज्यूमर की हैबिट, टाइट डिमांड और प्राइस रेंज। इनकी वजह से हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी में फर्क पड़ जाता है जी।
नेक्स्ट, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना, इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रेंड दैट हैज बीन फॉलोड इन पास्ट। पास्ट में किसी चीजों को देखते हुए फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट हो सकते हैं जी, एक मैक्रो लेवल पे और एक टाइम पीरियड के हिसाब से। लेवल का मतलब हो गया जब हम पूरी इंडस्ट्री का फोरकास्ट करते हैं, दैट इज मैक्रो लेवल। जब हम एक फर्म का फोरकास्ट करते हैं, दैट इज माइक्रो लेवल। टाइम पीरियड, जब हम लंबे समय का फोरकास्ट करते हैं तो दैट इज लॉन्ग टर्म। जब हम छोटे समय का फोरकास्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। नेक्स्ट आता है जी हमारा जो हमने किया था, ये हमने मेथड किया नहीं था, ये आपको मैंने रीड करने को दिए थे, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। उसके बाद आता है जी डिमांड डिस्टिंक्शंस। बताता हूं जी, अभी टाइट डिमांड के बारे में बताता हूं। डिमांड डिस्टिंक्शन, डिमांड डिस्टिंक्शंस का मतलब है कि कितने टाइप की डिमांड आपकी हो सकती है। तो डिमांड या तो प्रोड्यूसर गुड्स की होगी या कंज्यूमर गुड्स की होगी। प्रोड्यूसर मतलब जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के काम आता है, जैसे मशीन। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब विच कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। नॉन ड्यूरेबल का मतलब विच कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। डिराइव डिमांड का मतलब होता है जिसकी डिमांड किसी और चीज से डिराइव होती है, जैसे कि सीमेंट की डिमांड डिपेंडेंट है कि मार्केट में बिल्डिंग की डिमांड कितनी है। ऑटोनॉमस डिमांड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिमांड। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है जी, जिसकी अपनी खुद की डिमांड है, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर थिंग्स। इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री मतलब पूरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है, कंपनी मतलब एक फर्म की जो डिमांड है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है जी, शॉर्ट रन का मतलब होता है कि ऐसी डिमांड जो कि शॉर्ट रन में हिल जाएगी, जिसका फर्क शॉर्ट रन में पड़ जाएगा, दैट इज शॉर्ट रन डिमांड। और लॉन्ग रन का मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से जिन चीजों की डिमांड लॉन्ग रन में जाकर के चेंज होती है, उस डिमांड को हम लॉन्ग रन डिमांड कहते हैं जी। ठीक है जी, ये कहानी हो गई क्लियर आपकी। उसके बाद आते हैं जी हम लोग टाइट डिमांड। टाइट डिमांड का जो बेटा मतलब होता है, टाइट का मतलब होता है जुड़ी हुई डिमांड। जुड़ी हुई का मतलब होता है जो किसी और चीज से जुड़ी हुई है। आप इसको डिपेंडेंट डिमांड या डिराइव डिमांड भी कह सकते हो। टाइड इज इक्वल टू डिराइव डिमांड। टाइट डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक का मतलब उसमें चेंज नहीं आएगा। मतलब अब मान लो लोग मार्केट में प्रिंटर ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इंक चाहे महंगी भी हो जाए, मार्केट में लोग प्रिंटर ज्यादा खरीद रहे हैं तो इंक चाहे महंगी भी हो जाए तो लोग इंक तो खरीदेंगे क्योंकि प्रिंटर खरीद रहे हैं। तो जो जिस चीज की डिमांड, इंक की डिमांड प्रिंटर की डिमांड से क्या है, लिंक है, तो उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, उसकी डिमांड किसी और चीज की डिमांड पे डिपेंडेंट है, दैट इज प्रिंटर की डिमांड पे डिपेंडेंट है। तो उसकी डिमांड ज्यादातर क्या रहती है, इनइलास्टिक रहती है, बिकॉज अगर लोग प्रिंटर ज्यादा खरीद रहे हैं तो इंक तो ज्यादा खरीदेंगे ही। सिमिलरली ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिसकी खुद की डिमांड होती है। खुद की मतलब आप प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर की डिमांड खुद की डिमांड होती है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके प्राइस में अगर चेंज आएगा तो उसकी डिमांड में भी चेंज आएगा। दैट इज व्हाई ऑटोनॉमस डिमांड इज ऑलवेज इलास्टिक एंड टाइट डिमांड इज ऑलवेज इनइलास्टिक। इंडिपेंडेंट बेटा हो गई बिल्डिंग, बिल्डिंग की डिमांड इंडिपेंडेंट है, प्रिंटर की डिमांड इंडिपेंडेंट है, ये सारी इंडिपेंडेंट डिमांड्स हैं। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग यू हैव टू रीड एंड रीड करके एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एमसीक्यू कराते टाइम आपको वापस से एक बार मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग के बारे में ले चलूंगा जी, उसके सिर्फ आपको नाम याद करने हैं। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं जी सप्लाई वाला पार्ट। हेडिंग डाल लो, सप्लाई वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जी, तो हेडिंग डाल लो सप्लाई। आओ जी, सप्लाई के बारे में लिखते हैं। कामरान ये मुझे मैसेज कर दो बेटा, अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे मैसेज कर दो, आई विल रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। आओ जी लिखो जी सप्लाई के बारे में कुछ हल्का फुल्का, पहले इसके नोट्स बना लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे जी आगे।
It refers to amount of good or service that producers are willing and able to offer लिखो जी। हाँ जी करो जी, नोट करो फटाफट से। सप्लाई का क्या मतलब है जी? It refers to amount of good or service that producers are willing to able to offer to the market at given prices at a given period of time. नेक्स्ट लिखते हैं जी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हर्ष कंसल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद दिन में 20-25 बार वॉशरूम में रहते हो या वॉशरूम में ही क्लास देखते हो। मेरे को लग रहा है वॉशरूम में तो नहीं बैठे अभी। मेरे को लगता है तुम्हें वॉशरूम से बड़ा प्यार है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि तुम्हें वॉशरूम से बड़ा प्यार है और तुम वहीं बैठे रहते हो पूरा दिन। पता लगे क्लास भी अंदर ही चल रही हो।
और और मुझे ऐसा लगता है, वैसे ये बात भी अनुष्का ने सही कही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉशरूम जो है से अमेज्ड है कि पता नहीं वॉशरूम, बेटा वॉशरूम के अंदर हमको ज्यादा अच्छे काम करने नहीं जाते हैं, कहीं तुम्हें लग रहा हो या अगर देखा ना हो वॉशरूम। और वैसे भी चलो छोड़ो, क्या बोलूं मैं, अब ज्यादा ज्यादा गंदी बातें मुझे करनी नहीं है। चलो छोड़ो, मेरे अंदर का बचपना मत जगाओ, वरना अगर मैं जाग गया तो ऐसी ऐसी बातें करने में मजा फिर ज्यादा होगा नहीं। बेटा हर्ष कंसल कह रहा है मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे सीरियसली लगने लग गया है कि तुम वॉशरूम में क्लास देखते हो बैठकर। मुझे सीरियसली तुमने ऐसी फील दिला दी है कि सर हम क्लास वॉशरूम में देखते हैं। अरे मैं भी मजाक में हूं, मैं मजाक ही कर रहा हूं। हर्ष कंसल तो मेरा छोटू छोटू सा वॉशरूम ब्रदर है। और यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत ज्यादा तेज। लो, हर्ष कंसल कह रहे हैं नेपो। भाई तू बात ही ऐसी कर रहा है, हर्ष कंसल कह रहे हैं मेरे पीछे पड़ गए आप, और आप कह रहे हैं नेपोटिज्म मत फैलाओ। नेपोटिज्म बेटा सेलिब्रिटी के साथ फैलता है, वॉशरूम प्लेयर्स के साथ नहीं। खैर एनीवेज, अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, बात खत्म कर दो।
अब बस ये बात कर दो खत्म, अब ये बात खत्म हो गई। कंस मामा मेरे को लगता है इन सब की बातें कभी नहीं करेगा, इस बात को खत्म, कंस आगे से ये बातें नहीं करनी है। चले जी, हो गया नोट। बस अब बातें कर दो बंद, ये हो गया नोट, तो आओ जी समझे। हो गया जी, नोट हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख लेते हैं फटाफट से, अभी टाइम है अपने पास। आओ जी, चले जी, हो गया। चले जी, हो गया। सुनो, अब सुन लो मेरी कहानी सुन लो। फटाफट से हम लोग फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आज इतने बढ़िया मौसम में मैंने तुम्हारे लिए और किताबों के लिए, तुम्हारे लिए एक तरफ तुम हो और एक तरफ तुम्हारी बुक है, और तुम्हारे बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। उस पे मुझे एक गाना मिला, कल मैं कहीं जा रहा था तो ऐसी गाड़ी में गाना आया, एक सॉन्ग आया गाड़ी में, ऐसी एफएम में रैंडम सॉन्ग आया, और मुझे तुम्हारी और तुम्हारे साथ किताबें अगर बात करें, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी किताबें बात करें तो क्या गाना होना चाहिए वो मैं सुनाऊंगा, लेकिन क्लास के एंड पे। ठीक है, आ जाओ, आओ, बहुत मजेदार सॉन्ग है, आपको सुनाऊंगा क्लास के एंड पे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। आओ जी, सबसे पहले डिमांड का क्या मतलब था जी? डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और जो डिमांड है वो कंज्यूमर के एंगल से चैप्टर है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए होता है। तो डिमांड जो जनरेट होती है वो कस्टमर डिमांड को जनरेट करता है, और वो पूरा चैप्टर डिमांड के एंगल से, जो कस्टमर के एंगल से, ना कि प्रोड्यूसर के एंगल से। लेकिन जो सप्लाई का चैप्टर है
लेकिन जो सप्लाई का चैप्टर है वो सारे का सारा किस एंगल से है? वो सप्लायर यानी प्रोड्यूसर के एंगल से है कि वो जो माल बनाएगा उसको मार्केट में सप्लाई करना है। तो डिमांड वाला चैप्टर कंज्यूमर के एंगल से है, लेकिन सप्लाई वाला चैप्टर प्रोड्यूसर के एंगल से है जी। ठीक है जी। अब सुनो जरा कहानी सुनो। सप्लाई का मतलब क्या होता है? बातें बिल्कुल बंद कर दो, सुनो। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड, जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। बिल्कुल डिमांड से एग्जैक्ट ऑपोजिट चैप्टर है। डिमांड क्या बोलता था कि एक कस्टमर को डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट क्वांटिटी ही वांट्स टू बाय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड एज डिमांड। इसका ऑपोजिट हो गया सप्लाई, कि एक प्रोड्यूसर क्या सप्लाई करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस इज कॉल्ड एज सप्लाई। बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। आओ जी। इट रेफर्स टू amount of good or service that producer are willing and able to offer at a particular price at a particular point of time, that is called as supply। अब मैं चैट बंद कर दूंगा, अब शांत हो जाओ, बिल्कुल बंद कर दूंगा। अभी शांति से बात करो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ाई करते टाइम ऐसी बातें, लिखते टाइम की बात अलग है, वैसे बातें अलग है। बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं, शांत हो जाओ। अब सुनो जी। सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर जो मार्केट में माल सप्लाई करना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। सप्लाई के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिटर्मिनेंट्स, मतलब जैसे वहां डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे सप्लाई पे फर्क पड़ता है? पहला फैक्टर क्या है जी? पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ गुड। ऑब्वियसली किसी चीज का जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाती थी, लोग खरीदना कम करते हैं, लेकिन सप्लायर क्या करते हैं? सप्लायर के एंगल से चैप्टर सोचो, जब किसी चीज का दाम बढ़ेगा सप्लायर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर और वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट में किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर का जो प्राइस होता है, सप्लायर का जो प्रॉफिट होता है वो उसमें बढ़ जाता है, तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा। प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की तरह बात नहीं करते। यहां पे हम लोग क्या बात करते हैं जी, कि अगर किसी भी और गुड्स का, मतलब मान लो कि आज की डेट में मैं पेन बनाता हूं और पेन का सब्स्टिट्यूट पेंसिल, अगर उसके प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए, या मैं बॉल पेन बनाता हूं, बॉल पेन की जगह जेल पेन का मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए, तो मैं जेल पेन बनाने शुरू कर दूंगा, जेल पेन की सप्लाई बढ़ा दूंगा, बिकॉज उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या कहता है कि जब अदर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी सप्लाई भी बढ़ा देंगे। सिंपल कहानी है। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? मेरे पेन को या मार्कर को बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये मेरे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर ये महंगे हो गए, कहने का मतलब है रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो मेरे प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्राइस तो उतना ही है। मैं पहले 8 रुपए का माल बना के 10 का बेचता था, 2 रुपए मुझे बचते थे। अब मैं 9 रुपए का माल बना के 10 का बेच रहा हूं, मेरे को 1 रुपया बच रहा है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है जी कम हो गया, जिसकी वजह से मैं सप्लाई कम करूंगा। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो मैं सप्लाई कम करूंगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और मैं सप्लाई ज्यादा करनी शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट आता है जी हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितनी नई टेक्नोलॉजी, जितनी नई इनोवेशन, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे को मिलती चली जाएगी, उतनी मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कम होती चली जाएगी। जितनी आप देख लो चाइनीज चीजें आती जा रही है, वो आपके लिए और सस्ता करती जा रही है सामान को। तो जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, उतना अगेन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा उतना आपको सप्लाई आप ज्यादा करोगे। तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज जब होती है
तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और सप्लाई हम लोग बढ़ा देते हैं, एंड वाइस वर्सा। जितनी टेक्नोलॉजी आपके पास पुरानी होगी उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, उतनी आप सप्लाई कम करना चाहोगे। नेक्स्ट होता है जी गवर्नमेंट पॉलिसी। अब मार्केट में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपना रखी है उस पर भी हमारी सप्लाई डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मार्केट में गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस बढ़ा दिए, मार्केट में अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो क्या होगा, मैं कस्टमर से तो ज्यादा ले नहीं सकता क्योंकि सेलिंग प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव मुझे रखना है ताकि मेरा माल बिके। तो वो सेलिंग जो टैक्सेस मार्केट में बढ़ गए, इन दी एंड उसका बर्डन सप्लायर के ऊपर पड़ेगा, अगेन उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और वो सप्लाई कम करनी चाहेगा। ठीक है जी, तो हाई टैक्सेस देन लो सप्लाई, क्योंकि टैक्स ज्यादा होंगे तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो मैं सप्लाई भी कम करनी चाहूंगा जी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री पे भी डिपेंडेंट होता है कि मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा या कम करूंगा। जैसे कि जो लार्ज फर्म्स हैं, अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है किसी चीज की तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो मार्केट में सप्लाई कम होगी। श्रेष्ठा ने बिल्कुल सही बोला कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सब्सिडी की ज्यादा आ जाए, गवर्नमेंट का हम ज्यादा सब्सिडी आपको देंगे तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। और लास्ट आता है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर का कहने का मतलब है कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो जिन पे सप्लाई डिपेंड करती है। जैसे कि गोल्स ऑफ द फर्म क्या है, वेदर कैसा है, फोरकास्ट कैसा है, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी और पॉलिसीज हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैसा होगा, यानी हमारी सप्लाई कैसी होगी। सिंपल सा रीजन है, जब मेरा प्रॉफिट मार्जिन पहले के मुकाबले बढ़ेगा तब मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा दूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन पहले के मुकाबले कम होगा तो मैं अपनी सप्लाई को कम कर दूंगा, सीधी और स्पष्ट बात। नेक्स्ट, राधा का कहना है कि मोनोपोली के केस में क्या होगा। बेटा मोनोपोली के केस में अलग बातें हो जाती है क्योंकि सप्लाई वो नॉर्मली कम रखता है और हायर प्राइसेस चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माल को बनाने के जो तरीके हैं, मेरे गुड्स को बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए होता है, दैट इज माय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रॉ मटेरियल। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा, प्लास्टिक महंगा होगा तो मार्कर को बनाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और मार्कर को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, जिसके कारण मुझे सप्लाई कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। मैं रुका हूं जी आप लोग के लिए 2 मिनट के लिए, कृपया करके मुझे बताएं कि क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या, क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या। रुका हूं मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए रुका हूं, आप मुझे बताएंगे क्या इस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है क्या। अकाउंट्स की क्लास बेटा अभी यूट्यूब पर होगी, हर्ष कंसल। अब तुम वॉशरूम से निकले हो तो उल्टे सवाल, बेटा अभी यूट्यूब पे होगी, अभी यूट्यूब पे ही होगी, कम से कम 2 चैप्टर तक, जर्नल लेजर तक आपकी यूट्यूब पे होगी। चले जी, पॉइंट क्लियर हो गया। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहती है कि जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और उतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो उतनी सप्लाई आप ज्यादा कर दोगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट कहता है नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतनी ज्यादा मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी। जैसे कि हमारे देश में कोचिंग इंडस्ट्री की, कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा हैं कि आपको हर गली नुक्कड़ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, तो सप्लायर बहुत ज्यादा है जो ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार है। 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ये बता दिया जी। गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने जैसी पॉलिसी बनाई है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है या कम है। ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा, कम होगा तो सप्लाई कम करेंगे जी। नेक्स्ट आओ जी, लॉ ऑफ सप्लाई पे आ जाओ, लॉ ऑफ सप्लाई पे आ जाओ, लॉ ऑफ सप्लाई पे आ जाओ जी। लॉ ऑफ सप्लाई पे आ जाओ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कुछ भी नहीं है। मान लो कि आज की डेट में मैं जेल पेन बनाता हूं और मार्केट में बॉल पेन के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो कि मेरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो मैं बॉल पेन बनाने ज्यादा शुरू कर दूंगा, मार्केट में उसकी सप्लाई ज्यादा
कर दूंगा। लार्ज फर्म का मतलब है नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है जी आपका लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अदर फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अदर फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी पॉसिबल है, मतलब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो ये आपके आज के हमारे चैप्टर्स थे। आज का हमारे को एग्जैक्टली राधा ने बिल्कुल सही अच्छा एग्जांपल दिया। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे जो हमें आज के करने थे और अब मुझे आपको सुनाना है जी वो सॉन्ग जो आपको और आपके बुक्स के बीच में एक्सचेंज होगा। अब मैं आपके सामने पहले एक सिचुएशन डालूंगा जी। आपके सामने मैं एक सिचुएशन डालूंगा जी। एक सिचुएशन ये है कि सीए फाउंडेशन आपका क्लियर हो चुका है, सीए इंटर में आप आ चुके हो और सीए इंटर में 8 सब्जेक्ट है, मोटी मोटी किताबें हैं और अब आपको पढ़ने की आदत लग चुकी है। मैं आपके सामने एक सिचुएशन डाल रहा हूं। वो सिचुएशन क्या है समझ में आई? सिचुएशन ये है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, सीए इंटर में आ चुके हो और आपको क्योंकि अब सीए में आपको आ चुके हो तो पढ़ने की आदत लग गई है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है और अब आपके बीच में और बुक्स के बीच में जो सॉन्ग एक्सचेंज होगा वो सॉन्ग क्या होगा मुझे वो आपको सुनाना है। ठीक है जी? तो मैं वो सॉन्ग आपके सामने चलाऊंगा। जो सिचुएशन समझ में आ गई? सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, सीए इंटर में आ चुके हो और आपको आपकी बुक से मतलब पढ़ाई से प्यार हो गया। अब आपको पढ़ाई अच्छी लगने लग गई है, अब आपको पढ़ने में मजा आता है। तो ये आपकी सिचुएशन है, ये आपकी सिचुएशन है। तो अब आप जो गाना सुनोगे ऐसी सिचुएशन में वो कौन सा सुनोगे जरा ध्यान से सुनना। कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? अब किताब आपको क्या बोल रही है, बुक आपको क्या बोलेगी? बुक सुनना, बुक आपको क्या बोलेगी? ये बुक आपको बोल रही है, ये बुक आपको बोल रही है। तो ये सॉन्ग था
आपके, हाँ बुक आपकी फीमेल है और ये सॉन्ग था आपके और बुक के बीच में ड्यूरिंग सीए। मेरे दिमाग में ना ये खुराफाते आती रहती है, जब मैं कोई गाना सुनता हूं ना मैं उसको किसी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश करता हूं, और मेरे को एकदम से तुम्हारी याद आ गई कि अभी बच्चे फाउंडेशन में है, थोड़े टाइम बाद इनका ये हाल हो जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे ये नहीं, मैं जब भी कोई गाना सुनता हूं ना तो मुझे सच में उसकी एक सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशंस अभी आऊंगा धीरे धीरे, मेरे अंदर की एक कला आपके सामने आएगी ड्यूरिंग क्लासेस। मैं बहुत अच्छी अच्छी सिचुएशन आपको दूंगा पहले, और उस पर फिर क्या गाना हो सकता है वो आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये क्लास आई होप ये क्लास आई होप आपको आज की समझ में आई होगी। सप्लाई का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। लाइफ इज ऑल अबाउट फन। आई गेस मानवी को समझ में आएगा, लाइफ एक पूरे फनी है जी, आपका लाइफ फनी है, तो लाइफ इज ऑल अबाउट फन ओनली। मजे करते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, और पढ़ना जरूरी है और लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू जी।